साल 1962 मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग में चीफ साइंटिस्ट प्योत्र उफिमसेव एक रिसर्च पेपर पर काम कर रहे थे जिसका सब्जेक्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बड़ी मेहनत से रिसर्च पेपर तैयार हुआ, लेकिन जब रिव्यू के लिए बाकी साइंटिस्ट्स को दिया गया तो उन्होंने उसे ये कहकर टाल दिया कि बहुत जटिल है, बहुत लंबा है, उबाऊ है। सोवियत संघ में किसी ने उसे तवज्जो दी नहीं। कागज का वो बुलंदा धूल फांकता रहा और फिर एक दशक बाद उड़ता उड़ता जा पहुंचा एक अमेरिकन कंपनी लॉकहीड के पास। लॉकहीड में एक टीम काम करती थी जिसे स्कंक वर्क्स कहा जाता था। इस टीम में 36 साल के एक मैथमेटिशियन थे, डेनिस ओवरहोल्सर। इनकी नज़र उस रशियन रिसर्च पेपर पर पड़ गई। उन्होंने उस उबाऊ पेपर को पूरा पढ़ा और उसकी मदद से बनाया लकड़ी से बना एक जहाज का मॉडल जो दिखने में किसी कटे हुए हीरे जैसा दिखता था और उसे नाम दिया होपलेस डायमंड। कट टू सितंबर 1975, कैलिफोर्निया के मोहावे रेगिस्तान में एक आउटडोर रडार टेस्ट रेंज में मॉडल को 12 फुट ऊंचे एक पोल पर रखा गया और करीब 1500 फीट दूर से रडार डिश के जरिए उसे डिटेक्ट करने की कोशिश की गई कि ये रडार सिग्नेचर इसका कैसा आता है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर हैरान था, उसकी स्क्रीन ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने कहा कि मिस्टर रिच, आप अपना मॉडल चेक कीजिए, लगता है वो पोल पे से गिर गया। बेन रिच स्कंक वर्क्स के बॉस थे, उन्होंने देखा कि मॉडल तो अपनी जगह पे। उन्होंने जवाब दिया कि तुम पागल हो गए, मॉडल तो वही है। ऑपरेटर ने दोबारा चेक किया और अब की बार उसे रडार पर हरकत नजर आ गई। रडार ऑपरेटर चिल्लाकर बोला कि हाँ, अब दिख रहा है। उसे लगा कि उसने मॉडल को पकड़ लिया, रडार पर डिटेक्ट कर लिया, पर असल में करोड़ों डॉलर का रडार सिस्टम एक मामूली कौवे को डिटेक्ट कर रहा था जो मॉडल के ऊपर आकर बैठ गया था। जहाज का मॉडल रडार के लिए पूरी तरह से अदृश्य था। मोहावे रेगिस्तान में टेस्ट हुई इसी टेक्नोलॉजी ने जन्म दिया दुनिया के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट को, जिसका नाम था F-117A। और फिर इसी टेक्नोलॉजी के विकास से अमेरिका ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे महंगा बॉम्बर, एक ऐसा शिकारी जिसे दुश्मन देख नहीं सकता, सिर्फ उसकी तबाही महसूस कर सकता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला और आज आपको सुनाएंगे कहानी B-2 बॉम्बर की। वो बॉम्बर जिसने हाल ही में एक बड़ी सक्सेस अचीव की। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के लिए इसी का इस्तेमाल किया। सत्तर का दशक, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। दोनों देश एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बनाते थे और इसी दौरान यूएस एयरफोर्स एक नए बॉम्बर पर काम कर रही थी जिसका नाम था B-1। एक सुपरसोनिक बॉम्बर जिसे सोवियत संघ के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर घुसने के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्हें प्रोजेक्ट खास पसंद नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर सोवियत संघ से लड़ाई हो ही गई तो क्या B-1 उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को पार कर पाएगा। एक स्टडी में अंदाज़ा लगाया गया कि B-1 का सर्वाइवल रेट यानी बचकर वापस आने की उम्मीद 40% से भी कम थी। इसका मतलब था कि भेजे गए 10 में से 6 बॉम्बर्स तो मार गिराए जाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम दिया गया दो कंपनीज को। लॉकहीड, जिसने अमेरिका का पहला स्टेल्थ फाइटर F-117A बनाया था। लॉकहीड ने दावा किया कि उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना बॉम्बर 80% से ज्यादा मिशंस में कामयाब होकर लौटेगा। दूसरी तरफ थी नॉर्थरॉप, जिसके इंजीनियर जॉन कैशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के माहिर माने जाते थे और लॉकहीड को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। दोनों कंपनीज के बीच होड़ शुरू हुई कि कौन बेहतर डिज़ाइन पेश करता है। दोनों कंपनियों के इंजीनियर्स जब पेपर लेकर बैठे तो एक अजीब इत्तेफाक हुआ। दोनों ने प्रॉब्लम्स को एक ही तरह से अप्रोच किया, सिमिलर सॉल्यूशंस की तरफ गए। दोनों ने लगभग एक जैसा डिज़ाइन बनाया। दोनों के डिज़ाइन इतने मिलते जुलते थे कि एक बार जब डिफेंस साइंस बोर्ड के हेड लॉकहीड के ऑफिस आए और उन्होंने वहाँ टेबल पर रखा B-2 का मॉडल देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने लॉकहीड के इंजीनियर से पूछा कि तुम्हारे पास नॉर्थरॉप के बॉम्बर का मॉडल कहाँ से आ गया। लॉकहीड के हेड समझ गए कि उनका दुश्मन भी उन्हीं की तरह सोच रहा है, कॉम्पिटिटर। दोनों कंपनीज का डिजाइन एक फ्लाइंग विंग की तरह दिखता था। अब ये आइडिया अपने आप में नया नहीं था। 1940 के दशक में नॉर्थरॉप के मालिक जैक नॉर्थरॉप ने ऐसा ही जहाज बनाने का सपना देखा था
उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया भी था, लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जो बिना टेल वाले जहाज को संभाल सके। जहाज हवा में बहुत डगमगाता था और उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। अब ये जो प्रॉब्लम थी अनस्टेबल फ्लाइंग विंग की, इसको एक्सरसाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो सॉल्यूशंस चाहिए थे, अब वो अमेरिका के पास थे। और ऐसे में अमेरिकी वायुसेना को ये आइडिया पसंद आया, एक ऐसा बॉम्बर जो अपनी बनावट की वजह से ही रडार पर कम दिखेगा और जिसे कंप्यूटर्स की मदद से उड़ाया जाएगा। यहीं से शुरू हुआ एक कंपटीशन जिसमें अरबों डॉलर दांव पर थे। मैदान में अमेरिका की दो सबसे बड़ी स्टेल्थ कंपनीज आमने सामने थी। एक तरफ थी लॉकहीड जो F117A बनाकर अपनी काबिलियत को साबित कर चुकी थी, और दूसरी तरफ थी नॉर्थरॉप। US DoD की तरफ से दोनों को अपने अपने डिजाइन्स पेश करने को फिर कह दिया गया। जैसे हमने पहले बताया, दोनों कंपनीज के डिजाइन्स सिमिलर लगते थे देखने में कम से कम, लेकिन बारीकियों में कई अंतर भी थे। लॉकहीड के डिजाइन हेड को एक एयरफोर्स जनरल ने सलाह दी थी कि बॉम्बर को जितना हो सके छोटा बनाना ताकि उसकी कीमत कम हो, रडार सिग्नेचर छोटा हो। इसलिए लॉकहीड का डिजाइन थोड़ा छोटा था और उसे हवा में स्थिर रखने के लिए उन्होंने पीछे दो छोटी छोटी टेल्स लगाई थी। वहीं नॉर्थरॉप के डिजाइनर जॉन कैशन को पेंटागन के एक दूसरे जनरल ने सलाह दी थी कि बॉम्बर को बड़ा बनाओ ताकि वो ज्यादा बॉम्ब्स लेकर जा सके, ज्यादा फ्यूल लेकर ज्यादा दूर पहुंच सके। इस हिसाब से नॉर्थरॉप का डिजाइन फिजिकली बड़ा था और लॉकहीड से इतर उसमें कोई टेल नहीं थी। इस डिज़ाइन की खासियत ये थी कि ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता था, रेंज ज़्यादा थी, जबकि लॉकहीड का डिज़ाइन छोटा था, उसकी रेंज कम थी, लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल था और स्टेल्थ के मामले में भी बेहतर लग रहा था। अब तकनीक की ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं थी। इसका एक सिरा वॉशिंगटन के गलियारों में भी लड़ा जा रहा था, जहां भरपल्ले लॉबिंग होती है। दरअसल उन दिनों लॉकहीड F117A और दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी और उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स की, काम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन नॉर्थरॉप अपनी आर्थिक मुश्किल में फंसी हुई थी। उसका F-20 फाइटर जेट प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हुआ था और कंपनी को करोड़ों डॉलर का घाटा हुआ था। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री का एक अघोषित नियम लेकिन ये भी है, आप जानते हैं, कि सरकार अपनी किसी भी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी को डूबने नहीं देती। वो कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह बांटती है कि सभी का चूल्हा जलता रहे, और सबको पता था कि नॉर्थरॉप को इस कॉन्ट्रैक्ट की सख्त ज़रूरत थी। फिर आता है मई 1981। न्यू मैक्सिको का रडार रेंज, दोनों कंपनीज के बनाए हुए मॉडल्स का आखिरी इम्तिहान हुआ। एक एक करके दोनों के मॉडल्स को रडार के सामने रखा गया। नतीजे टॉप सीक्रेट थे, महीनों तक खबर नहीं आई। दोनों कंपनीज अपनी अपनी जीत का दावा कर रही थी। लॉकहीड को यकीन था कि उनका मॉडल स्टेल्थ में बेहतर होगा और ये बाजी जीत जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रूवन स्टेल्थ बॉम्बर बना चुके हैं। फिर नतीजा आता है अक्टूबर 1981 में। एक खत लॉकहीड के ऑफिस पहुंचता है जिसमें डिसीजन था कि B-2 बॉम्बर बनाने का अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थरॉप को दे दिया गया। लॉकहीड की टीम हैरान थी। लॉकहीड के CEO रॉय एंडरसन सीधे वायुसेना के सेक्रेटरी के पास पहुंचे और इस फैसले को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तब US एयरफोर्स के सेक्रेटरी ने मेज पर हाथ पटक के कहा कि गॉड डैम इट, नॉर्थरॉप सिर्फ बेहतर नहीं था, तुमसे बहुत बेहतर था। आधिकारिक वजह यह बताई गई कि नॉर्थरॉप का डिजाइन ज्यादा बॉम्ब्स कैरी कर सकता था, उसकी रेंज ज्यादा थी, इसलिए उसे तकनीकी योग्यता के आधार पर चुन लिया गया। लेकिन इंडस्ट्री में फुसफुसाहट यही थी कि फैसला जितना तकनीक पर आधारित था, उतना ही लॉबिंग, उतना ही पॉलिटिक्स पर भी आधारित था। लॉबिंग पॉलिटिक्स पर हम कभी और भी बात करेंगे अलिफ लैला में। US में ये लीगल है। काम किस तरह से करती है? होता यह है कि जितनी भी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो नॉर्थरॉप हो, ग्रमन हो, अब तो एक हो गई है, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन हो, ये सारी कंपनियां अपने प्लान्स पूरे US में पसार के रखती हैं। एक कंपनी यहाँ है, एक फैक्ट्री यहाँ है, एक असेंबली लाइन यहाँ है, और यहाँ के जितने भी सांसद होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेटर, उन सबको लॉबी किया जाता है कि आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाइए DoD के, ताकि ये स्पेसिफिक प्लांट बंद ना हो। इसीलिए जब F-35 जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो किसी एक कंपनी को चले जाते हैं, लॉकहीड मार्टिन को गया, लेकिन फिर कुछ काम सब कॉन्ट्रैक्ट करके बोइंग और दूसरी कंपनीज को भी दिया गया ताकि वो भी चलती रहे। एनीवेज, अब हम अगले चैप्टर पे जा रहे हैं। अब नॉर्थरॉप ने कॉन्ट्रैक्ट तो जीत लिया, लेकिन अब उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। एक ऐसा बॉम्बर बनाना जो तब तक के तो सिर्फ पेपर पे था। हर एक B-2 स्पिरिट पर लगभग $2.2 बिलियन का खर्च आया
और सवाल है कि आखिर इस उड़ने वाले पंख में, इस फ्लाइंग विंग में ऐसा क्या खास था? जवाब छिपा है इंजीनियरिंग में। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। ये जहाज़ लोहे या एल्युमिनियम से नहीं बना हुआ है, इसकी बाहरी परत बनी हुई है कार्बन फाइबर से। ये एक ऐसा मटेरियल है जो स्टील से ज़्यादा मजबूत है लेकिन वज़न में हल्का है, और सबसे बड़ी खूबी ये है लो ऑब्जर्वेबल जो बनाती है इसको, कि रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट कम करता है, ज़्यादातर को सोख लेता है। इसके पंखों के किनारों पर एक ख़ास रबर जैसा प्लास्टिक लगाया गया है जो बची कुची तरंगों को भी पी जाता है। एयरक्राफ्ट का आकार इस तरह का है कि वेव्स आती हैं तो बाउंस कर जाती हैं, और मटेरियल इस तरह का है कि वेव्स आती हैं तो वो सोख लेती हैं। तो रडार के लिए ये लो ऑब्जर्वेबल हो जाता है, दिखेगा लेकिन बहुत छोटा सा दिखेगा। एलो या स्टेल्थ पर हमने F-22 रैप्टर की जब आपको कहानी सुनाई थी एलिफ लैला के एक एपिसोड में, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। वो भी एक मज़ेदार मुकाबला था दो कंपनीज़ पे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटी उस कंपटीशन और इस कंपटीशन में है, लेकिन वहाँ हम एक एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर पे बात कर रहे थे, यहाँ हम एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पे बात कर रहे हैं। आते हैं B-2 के किस्से पे। मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुके बिल स्वीटमैन अपनी किताब स्टेल्थ बॉम्बर्स में बताते हैं कि B-2 की बाहरी परत को बनाते वक्त एक खास नियम का पालन किया जाता है, जीरो टॉलरेंस, मतलब ज़रा से भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके पैनल्स को इस तरह फिट किया जाता है कि उनके बीच बाल बराबर भी गैप नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि रडार की तरंगें ज़रा भी गैप या खरोंच को पकड़ लेती हैं। इन पैनल्स के जोड़ों, जिन्हें जॉइन लाइंस कहा जाता है, उन्हें खास पेस्ट से भरा जाता है और इसे सूखने में कई घंटे लगते हैं। इसके बाद ग्राउंड क्रू एक फोक लिफ्ट पर लगे खास रडार डिवाइस से पूरे विमान की जांच करते हैं ताकि पता चल सके कि कहीं कोई गैप तो नहीं रह गया है। ये जो पेस्ट लगाने की प्रक्रिया हमने बताई जो कई घंटों तक चलती है, ये B-2 स्पिरिट की हर फ्लाइट के बाद दोहराई जाती है। अब बात करते हैं B-2 के दिल यानी उसके इंजन की। किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इंजन उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दुश्मन भी हैं। क्यों दुश्मन क्यों हैं? मेटल के बने इंजन ज़बरदस्त गर्मी पैदा करते हैं। ठीक, अब गर्मी और मेटल ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मेटल जो है वो रडार पर ईजिली दिखता है, और जो गर्मी होती है वो इंफ्रारेड सेंसर्स पर दिखती है। B-2 के इंजीनियर्स ने एक अनोखा तोड़ निकाला। उन्होंने B-2 के 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118 इंजन्स बाहर लगाने के बजाय विंग्स के अंदर छुपा दिए। यही नहीं, जहां से इंजन हवा अंदर खींचते हैं यानी इनलेट्स, और जहां से गर्म गैसेस बाहर आती हैं यानी एग्जॉस्ट, उन रास्तों को सीधा न रखकर अंदर की तरफ घुमावदार बनाया गया है एस शेप में, ताकि दुश्मन का रडार मेटल के जो ब्लेड्स लगे हुए हैं इंजन में वहां तक ना पहुंच पाए, और इंफ्रारेड सेंसर्स जो हैं वो गर्मी को ना पकड़ पाएं। याद रखिए, हमने कह तो दिया कि पंखों में छिपे हैं, लेकिन ये इंजन्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब इंजन आपने छुपा लिया, लेकिन धुएं का क्या करेंगे, या जो पीछे बादल बनते हैं? ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज़ अक्सर अपने पीछे एक सफ़ेद लकीर सी छोड़ते हैं जिन्हें कॉन्ट्रेल कहा जाता है। जमी हुई भाप सी होती है, ये मीलों दूर से दिख जाती है, ज़मीन से भी दिखती है, स्पेशली ठंड में दिख जाती है, और दुश्मन को आपकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। B-2 इस लकीर को भी नहीं बनने देता है, कॉन्ट्रेल्स भी नहीं आते। इसके अंदर एक खास लेज़र रडार सिस्टम लगा है। जैसे ही विमान ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है, तुरंत पायलट को अलर्ट कर देता है। पायलट फौरन विमान की हाइट को ऊपर कर लेता है या नीचे कर लेता है, और ये जो कॉन्ट्रेल्स हैं वो गायब हो जाती हैं। इन सब को मिलाकर जो जहाज़ तैयार होता है वो इंजीनियरिंग का एक करिश्मा होता है, लेकिन इस करिश्मे को उड़ाना इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए इसका असली पायलट कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर होता है। बिना पूंछ का ये फ्लाइंग विंग बाय डिज़ाइन ही अनस्टेबल है, यानी ये अपने से ग्लाइड नहीं कर सकता जैसे साधारण हवाई जहाज़ करते हैं। ऐसे डिज़ाइन वाले विमानों के कंप्यूटर 1 सेकंड को बंद हो जाएंगे तो तुरंत वो गोता लगाने लगेंगे, ज़मीन की तरफ आ जाएंगे। इसलिए जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा है इसमें 1 सेकंड में 40 बार तक करेक्शंस करता है, कंट्रोल सर्फेसेस को हिलाता है, पंख झपकाता है, ताकि जहाज़ हवा में बना रहे। इंडिया का जो तेजस है वो भी बाय डिज़ाइन अनस्टेबल ही है, उसे भी एक कंप्यूटर उड़ाता है। B-2 के जो पायलट्स होते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है, बाकी सारा काम जो कंप्यूटर लगा है खुद करता है। आप पूछ सकते हैं कि भाई कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया तो आसमान से तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए होती है रिडंडेंसी। कोई भी क्रिटिकल सिस्टम किसी भी जहाज़ में इकलौता नहीं होता है, एक से ज़्यादा फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स उसमें लगे रहते हैं। वेपन्स पर आते हैं। B-2 अपने अंदर 18,000 किलोग्राम यानी 18 टन तक के बॉम्ब्स और मिसाइल्स लेके जा सकता है, और इसके जो मुख्य हथियार हैं स्मार्ट बॉम्ब्स।
न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकता है, हम कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। इनमें सबसे खास है JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वो बम है जिनके पास अपना दिमाग, अपना गूगल मैप है। इनकी पूंछ में एक GPS रिसीवर लगा होता है। सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल की मदद से ये बम अपने टारगेट को इंच इंच नाप कर ठीक वहीं गिरता है जहां उसे प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा B2 13 टन तक के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स यानी जिन्हें बंकर बस्टर भी कहा जाता है, उनको भी डिलीवर कर सकता है। ये वही बम है जिन्हें ईरान की फॉर्दो न्यूक्लियर साइट पर गिराया गया है। ये बम ज़मीन के 100 फीट नीचे तक घुसकर दुश्मन के खुफिया बंकर्स को तबाह कर सकते हैं। ये वो ताकत है जो अभी US को छोड़ के किसी और देश के पास नहीं है। इन तमाम तकनीकी विशेषताओं के चलते B2 को बनाना अपने आप में एक चुनौती थी। लॉकहीड के पूर्व इंजीनियरिंग हेड बेन रिच अपने किताब स्कंक वर्क्स में बताते हैं कि B2 के अलग अलग हिस्से अमेरिका की अलग अलग कंपनीज ने बनाए। इसके जो पंख थे, विंग्स थे, बोइंग ने बनाए, कॉकपिट नॉर्थरोप ने बनाया, और बॉम्ब बे यानी बम रखने वाला जो हिस्सा होता है उसका पिछला हिस्सा जो है LTV नाम की कंपनी ने बनाया। B2 दुनिया का इकलौता बॉम्बर है जो MOP जैसे विशाल हथियार को अपने वेपन्स बे के अंदर या बॉम्ब बेस के अंदर ले जा सकता है, यानी पेट के अंदर। दुनिया के दूसरे सारे बॉम्बर्स या फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे बड़े बॉम्ब्स या बड़ी मिसाइल्स को विंग्स या फ्यूजलाज के नीचे टांग कर ही ले जा सकते हैं। ये यूनिक बनाता है B2 को। ऐसी विशाल बॉम्ब बेस या वेपन बेस और बाकी हिस्सों को बाद में कैलिफोर्निया के पामाडेल में एक गुप्त फैक्ट्री में बेहद सावधानी से जोड़ा गया। सालों की मेहनत, अरबों डॉलर और हज़ारों इंजीनियर्स के पसीने के बाद 17 जुलाई 1989 को B2 की टेस्टिंग हुई। कैलिफोर्निया के आसमान में दुनिया ने पहली बार एक काले ट्रायंगुलर फ्लाइंग विंग को देखा। इतना अलग था कि पहली बार जब इस प्लेन को आसमान में उड़ते देखा लोगों ने तो उन्हें लगा कि कोई UFO आ गया है या एलियन शिप है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। B2 बॉम्बर का पहला रियल वर्ल्ड कमाल 1999 में देखा गया यूरोप में कोसोवो और सर्बिया के बीच जब जंग चल रही थी। अमेरिका ने कोसोवो के पक्ष में दखल दिया, तब दुनिया ने पहली बार B2 की ताकत को देखा। ये मिशन किसी साई-फाई फिल्म की तरह थे। B2 के पायलट्स अमेरिका के मिसूरी में बने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरते, 15-16 घंटे तक लगातार फ्लाई करते, अटलांटिक महासागर पार किया जाता, यूरोप पहुंचकर दुश्मन के ठिकानों को बॉम्ब किया जाता और उसके बाद मुड़कर फिर से 15-16 घंटे की फ्लाइट बिना कहीं रुके वापस अपने बेस पर लैंड कर जाते, बीच में रिफ्यूल भी करते थे। इस नामुमकिन लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाया 2 पायलट्स और एक सुपर कंप्यूटर ने। इन लंबी उड़ानों के दौरान दोनों पायलट्स बारी बारी से छोटे छोटे नैप्स लेते रहते। लंबे मिशंस के लिए B2 में टॉयलेट्स होते हैं, माइक्रोवेव और फ्रिज भी होता है ताकि पायलट को किसी बात की फिक्र ना करनी पड़े। बॉम्बर जब दुश्मन के इलाके के पास होता है तो वो अपने रेडियो तक को बंद कर सकते हैं ताकि कोई भी सिग्नल उनकी मौजूदगी का पता न दे दे। 11 हफ्तों तक B2 बॉम्बर्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने सर्बिया के एयरबेस, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया। इन हमलों ने सर्बिया की सरकार को कोसोवो से अपनी सेना हटाने के लिए मजबूर किया, बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा हालिया ईरान हमले में B2 के इस्तेमाल की खबरें तो आप सुन ही रहे हैं। इनको अफगानिस्तान, इराक वगैरह में भी यूज़ किया गया है, सीरिया में भी। B2 की काबिलियत और ताकत की इन दिनों काफ़ी चर्चा है। अमेरिका इस विमान को बेचता नहीं है F-22 रैप्टर की ही तरह। अमेरिका के पास 21 B2 बॉम्बर हैं, एक क्रैश भी हुआ है। शुरुआत में प्लान था कि 132 B2 स्पिरिट्स बनाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 21 बनाए गए। वही कारण कि आप F-22 रैप्टर के नए स्क्वाड्रन्स नहीं देखते। लागत बहुत पैसा लगता है। एक B2 स्पिरिट बॉम्बर को बनाने में लगभग $1.3 बिलियन का खर्च आया। आज के हिसाब से लगभग 10,885 करोड़, और ये तो बढ़ ही रहा है। तो हाई कॉस्ट और कोई रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिटर नहीं होने की वजह से ज़्यादा B2s बनाए नहीं गए। जितने B2 स्पिरिट्स बनाए गए उन्हें बड़े यूनिक नाम दिए गए। स्पिरिट ऑफ कांसास जो स्टेट का नाम होता है उसके हिसाब से हर B2 स्पिरिट का एक नाम दिया गया है, यानी एक प्राइस पोजीशन है US एयरफोर्स का। चलते आपको इस बॉम्बर से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा बता देते हैं। एक बार लॉकहीड की डिज़ाइन टीम के हेड बेन रिच की मुलाकात USSR के एक महान एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर अलेक्जेंडर तुपोलेव से हुई। तुपोलेव जो Tu-114 वगैरह जो वहाँ के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं इन्होंने बनाए हैं, पैसेंजर जेट्स बनाए हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो बनाए ही हैं। बातों बातों में तुपोलेव ने कहा कि तुम अमेरिकी लोग हवाई जहाज़ ऐसे बनाते हो जैसे कोई रोलेक्स हो। रात को टेबल से अगर वो गिर जाए तो उसकी टिक टिक बंद हो जाती है, और हम सोवियत लोग ऐसे जहाज़ बनाते हैं जैसी एक सस्ती अलार्म घड़ी होती है। टेबल से फेंक भी दोगे, गिरना छोड़ दो, तभी भी सुबह वो जगा देगी। तुपोलेव की ये बात B2 स्पिरिट पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
आसमान में उड़ती हुई वही रोलेक्स घड़ी है। एक ऐसी घड़ी जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेकिन बेहिसाब पैसा भी लगा है, और ये दोनों ही काबिलियत सिर्फ यूएस के पास है, कम से कम अभी तो। अमेरिका B2 के सक्सेसर पर भी काम कर रहा है, जैसे F-22 रैप्टर के सक्सेसर पर काम चल रहा है। B2 स्पिरिट के सक्सेसर का नाम होगा B-21 रेडर, अनवील भी कर दिया है। कुछ डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। 2040 के आसपास इनका प्लान है कि B2 स्पिरिट को रिप्लेस करेगा, और उसके बाद प्रोबेबली B-52 को भी, जो एक सदी से ज़्यादा उड़ने वाला एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जल्द ही बनने वाला है। B2 स्पिरिट की कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी और सर्वेश ने अलिफ लैला के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरनामा।